सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम एट लाइफ साइंस अकेडमी भिलाई। आई एम अकरम। तो हमारा आज का टॉपिक है हैमिल्टन रूल। और टॉपिक पे जाने के पहले कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट को वेट था कि इकोलॉजी कब खत्म होगा, तो ऑलमोस्ट ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद सिर्फ हमारा पॉल्यूशन इकोलॉजी बच जाता है, जो मैं वीडियो बना के दूंगा आप लोग को। और दूसरा, मेरे साइड से जितना मेहनत करना था मैंने कर लिया है ना। और दूसरी बात एक चीज कही जाती है कि फ्री के ज्ञान की वैल्यू नहीं होती है, तो मैंने सब चीजें अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं आप लोगों को। अब आप लोग की बारी है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। जो स्टूडेंट लगातार वीडियो को स्किप करके देखते हैं, फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो मैं सभी को बोलना चाहूंगा, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको अपना टाइम देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेहनत का कोई साइड ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका कोई आप तोड़ नहीं निकाल सकते, कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहूंगा कि आप लोग वीडियोस को अच्छे से देखें और पूरी तरीके से समझें। कोई कंफ्यूजन अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे रिप्लाई करें, मैं आप लोग के रिप्लाई का जवाब बिल्कुल दूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जितने वीडियो अब तक मैंने बनाए हैं, अगर आप सभी लोग अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 70% क्वेश्चन मैं समझता हूँ आप लोग के ऑलरेडी सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। तो आप लोग जितने लोगों ने देखा है तो वेल एंड गुड, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखा है अब तक, फिर से देखें और देखने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो चलते हैं आज के वीडियो पे हम लोग हैमिल्टन रूल पे। तो हैमिल्टन रूल जो हमारा आता है, ये आता है बिहेवियर इकोलॉजी में। तो बिहेवियरल इकोलॉजी की बात करेंगे तो ये क्या है, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी है दैट कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स बिहेवियर एंड कंडीशन ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। तो एनिमल का बिहेवियर कैसा है और उसका एनवायरनमेंट कैसा है, कंडीशन कैसी है एनवायरनमेंट की, इन दोनों के जो स्टडी है उसके रिलेशनशिप को हम कहते हैं बिहेवियरल इकोलॉजी। It includes ecological and evolutionary basis to adapt for any environment। हम जब भी पढ़ेंगे इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि एक इकोलॉजिकल सिस्टम होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और उसके जो चेंजिंग ट्रेंड्स है, जो भी चेंज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल अपने आप को चेंज करेगा। और जब तक वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, फिट नहीं बनाएगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो इवोल्यूशन में फिट नहीं हो सकता है। तो ये दो प्रोसेस होती हैं, इकोलॉजिकल अपने आप को फिट करना इकोलॉजी में, और तभी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में वो शामिल हो सकेगा, तो सर्वाइवल उसका पॉसिबल होगा। तो इसमें दो प्रोसेस हमको देखने को मिलते हैं, इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी। रिसर्च ऑन द बिहेवियरल इकोलॉजी मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस्ड होता है किस पे, फूड पे। कैसे वो फूड ले रहे हैं, बीइंग अ प्रे मींस अगर किसी ऑर्गेनिज्म का शिकार हो रहा है तो किस तरीके से कौन कौन शिकार कर सकते हैं, एंड थर्ड वन इज रिप्रोडक्शन। तो कोई भी स्टडी जो होती है इन तीन पॉइंट्स पर ही फोकस्ड होती है। ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइज्म क्या है, ऑल्ट्रुइज्म इज व्हेन वी एक्ट टू प्रमोट समवन एल्स वेलफेयर। हम किसी का अच्छा करना चाहें, इवन एट अ रिस्क ऑफ कॉस्ट टू अवरसेल्फ, यानी हमको कोई नुकसान हो रहा है तो भी हम दूसरों की हेल्प करें। तो खुद को नुकसान दे के, खुद को मुश्किल में डाल के भी दूसरों को हेल्प करना जो है, इसे हम कहेंगे ऑल्ट्रुइज्म। हिंदी जो मीनिंग होता है हम बोलते हैं वो बहुत परोपकारी पर्सन था, तो जो परोपकार की बात हम करते हैं वही वर्ड है ऑल्ट्रुइज्म। इट इज वेरी कॉमन इन द एमंग एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में ये बहुत कॉमन होता है, स्पेशली कहाँ, जहां पर कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वैम्पायर बैट, इनमें क्या होता है कि रोज नाइट में ये फूड के सर्च में निकलते हैं, लेकिन हो सकता है कि सारे के सारे वैम्पायर्स को फूड ना मिले, तो जिस ऑर्गेनिज्म को फूड नहीं मिलता है ये एक दूसरे का शेयरिंग करते हैं। लेकिन जब शेयरिंग करते हैं, अब अगेन नेक्स्ट टाइम होता है कि हो सकता है जिसने आज शेयर किया है कल उसे फूड ना मिला हो, तो जिसकी उसने हेल्प की थी वो वापस इससे हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ऑल्ट्रुइज्म जो है एक दूसरे की हेल्प करने से चलता रहता है। वर्वेट मंकी सेकंड एग्जांपल है। वर्वेट मंकी क्या करते हैं कि जब भी कोई प्रेडेटर पास आता है तो ये अलार्मिंग कॉल देते हैं, और जब अलार्मिंग कॉल देते हैं तो उस समय क्या होता है कि सारे के सारे इंडिविजुअल या तो पेड़ों पे चढ़ जाएंगे या उस प्लेस से दूर हट जाएंगे। लेकिन जो मंकी वहां पर अलार्म कॉल दे रहा है, चांसेस ये भी हैं कि वो खतरे में हो सकता है जो प्रेडेटर है वो उसी पे टारगेट कर दे, उसी पे शिकार कर दे। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जो वर्वेट मंकीज हैं ये अलार्म कॉल दे के बाकी इंडिविजुअल को बचाने का काम करते हैं। तो ये क्या है, अपनी कॉस्ट में पूरे के पूरे इंडिविजुअल जो उसके ग्रुप के हैं उन सबको ये बचाने का काम करता है, उनका हेल्प करता है। इसे हम कहेंगे ऑल्ट्रुइज्म। अमंग सोशल इंसेक्ट जैसे कि बी, वेस्प, एंड ये सब क्या है, कॉलोनीज में रहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रोडक्शन ऑफ एग्स है, रिप्रोडक्शन है, वो किसका होगा, केवल क्वींस के द्वारा होगा, और बाकी जितने भी इंडिविजुअल क्या करेंगे, उसके यंग वंस जो होंगे, नए इंडिविजुअल्स होंगे, उनकी टेक केयर में अपना पूरा टाइम बिताते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हेल्पिंग है, जो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, क्वींस की हेल्प कर रहे हैं बाकी इंडिविजुअल, उनका ओन फिटनेस इज जीरो, मींस उनके अपने खुद के ऑफस्प्रिंग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये
क्वीन के जो ऑफस्प्रिंग है उसको पूरे का पूरा सपोर्ट करते हैं नर्चर करने के लिए, उसको पालने के लिए। ऑल्ट्रुइज्म वर्सेस नेचुरल सिलेक्शन, तो ऑल्ट्रुइज्म और नेचुरल सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होगा हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमने जाना ऑल्ट्रुइज्म में क्या होगा कि इंक्रीजिंग अदर्स फिटनेस ऑन द कॉस्ट ऑफ ओन लाइफ, हम अपने आप को खतरे में डाल के दूसरों का फायदा देख रहे हैं, ये हुआ ऑल्ट्रुइज्म। जबकि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो कि डार्विन ने दी थी, यहाँ पर बात करते हैं ओन फिटनेस की, किसी भी एक इंडिविजुअल की खुद की फिटनेस की बात करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि वो इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करने के लिए फिट बनाएगा, और जैसे ही फिट बनाएगा तो उसका सर्वाइवल होगा। जब उसका सर्वाइवल होगा, लाइफ टाइम बढ़ेगा, तो चांसेस भी ज्यादा होंगे उसके रिप्रोडक्शन करने के, ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के। तो इस कंडीशन हम देखेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन केवल और केवल पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए सपोर्ट करता है, जबकि ऑल्ट्रुइज्म जो है किसी एक की कॉस्ट पे बाकी सबको सपोर्ट देने की बात करता है। अब यहीं से जब आया नेचुरल सिलेक्शन, तो यहाँ पर जीन आया सेल्फिश और ईगोइस्टिक। तो सेल्फिश या ईगोइस्टिक मींस पर्टिकुलर एक ये वर्ड है जिसके लिए अप्लाई करते हैं बिहेवियर मोटिवेटेड सोली बाय डिजायर टू बेनिफिट वंस सेल्फ, मींस किसी एक इंडिविजुअल की सर्वाइवल की बात करें, हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें, तो वहां पर हम जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, उसे हम कहेंगे सेल्फिश और ईगोइस्टिक। ठीक है, अक्सर देखते हैं कि हम फ्रेंड्स के बीच में कोई एक पर्सन होता है जो सिर्फ हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, तो हम बोलते हैं कि बहुत सेल्फिश है, तो वही चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। इंक्लूसिव फिटनेस, inclusive fitness theory in evolutionary biology in which an organism genetic success is believed to be derived from cooperation and altruistic behavior, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक सक्सेस, जेनेटिक मतलब उसका लाइफ ओवरऑल और लाइफ के साथ में उसका रिप्रोडक्शन कितना हो पाया, तो ये दोनों फैक्टर मिला के जेनेटिक सक्सेस बनाते हैं। अब ये डिपेंड किस पे करते हैं, कोऑपरेशन, क्योंकि अगर ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप में अगर बाकी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजों के लिए इसको जो रिसोर्सेज हैं वो मिलने में मुश्किल होंगी। और साथ ही साथ ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर मींस अगर ये कुछ प्रॉब्लम में है तो दूसरे उसकी हेल्प करेंगे, या किसी एक की हेल्प की वजह से इन सबको फायदा होगा। तो ओवरऑल जो इंक्लूसिव फिटनेस है वो ये बताएगा कि जेनेटिक सक्सेस जो होता है वो दो फैक्टर्स जो होते हैं उससे मिला जुला होता है, जिसमें कि एक होता है कोऑपरेशन और दूसरा होता है ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। Inclusive fitness theory suggested that autism among the organism who shares a given percentage of gene, means क्या होगा, कुछ खास जीन होंगे जो उनके बीच में कॉमन होंगे, शेयर होंगे, और ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर से ऐसे ही जीन्स का जनरेशन बाय जनरेशन लगातार ट्रांसफर चलता रहता है, क्योंकि हर जनरेशन में इस बिहेवियर की जो है नीड सबको होगी। तो यहाँ पर लगातार ये जीन शेयर होता रहेगा, और जब ये जीन शेयर होता रहेगा सब्सिक्वेंट जनरेशन में लगातार कंटिन्यूअस, तो उस कंडीशन में ये बिहेवियर भी हमेशा मेंटेन रहेगा। In this way, an altruistic act that supports the survival of relatives means क्या हुआ, जिसने altruistic behavior शो किया उसने क्या हुआ, जितने भी उसके individual relatives थे उन सब के सर्वाइवल को बढ़ा दिया। तो ओवरऑल थ्योरेटिकली हम देखें तो फायदा किसे होता है, एनहेंस द जेनेटिक फिटनेस ऑफ बोथ, मींस दोनों को ही फायदा होता है, क्योंकि हो सकता है जो ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर कर रहा है उसको अदर रिसोर्स जिनके लिए वो बिहेव किया है ऑल्ट्रुइस्ट का उससे मिल रहा हो, तो उस कंडीशन में जो रेसिपिएंट है ऑल्ट्रुइस्ट बिहेवियर जिसको फायदा मिल रहा है उसको भी फायदा मिला, और ऑल्ट्रुइस्टिक ऑर्गेनिज्म जिसको कुछ नीड थी जो अदर ऑर्गेनिज्म से उसने लिया था, तो दोनों ही दूसरे का हेल्प करके जेनेटिक फिटनेस को बढ़ाते हैं रिलेटिव्स का। द प्रोपगेशन ऑफ शेयर्ड जीन वाज बिलीव्ड टू बी एन अंडरलाइंग मैकेनिज्म फॉर इवोल्यूशन, तो ये माना जाता है कि ये जीन्स का जो प्रोपगेशन हो रहा है, लगातार पास ऑन हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, ये एक मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का, स्पेशली कहां पर, जहां पर यू सोशलिटी देखने को मिलती है, मींस ऑर्गेनिज्म जो है एज अ ग्रुप में रहते हैं। जब एज अ ग्रुप में रहेंगे, जो मैंने पहले बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब आपस में काम बांट लेंगे तो काम आसान होगा, और साथ ही साथ ग्रुप इंटरेक्शन होगा, मींस कोई भी चीज होगी तो ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे और मिलजुल के कोशिश करेंगे उसको करने का, तो एक दूसरे का हेल्पिंग नेचर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यू सोसाइटी में ये चीजें फैक्टर और उनको कॉमनली देखने को मिलेंगी। कंपोनेंट ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस, अब इसके कंपोनेंट क्या होंगे, तो अकॉर्डिंग टू W.D. हैमिल्टन दो इसमें कंपोनेंट होते हैं, एक डायरेक्ट फिटनेस एंड सेकंड इनडायरेक्ट फिटनेस। डायरेक्ट फिटनेस का मीनिंग होगा ओन ऑफस्प्रिंग, खुद के ऑफस्प्रिंग कितने प्रोड्यूस किए गए हैं। इनडायरेक्ट फिटनेस मींस ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर करने से दूसरों को जो फायदा मिला है, उनका सर्वाइवल का टाइम बढ़ा है, तो इस हेल्प की मदद से दूसरों ने कितने एक्स्ट्रा इंडिविजुअल प्रोड्यूस किए हैं, मींस एक की हेल्प करने से बाकी लोगों को कितना रिप्रोड्यूस करने का एक्स्ट्रा चांस मिला है। ऑल्ट्रुइस्टिक जीन्स विल बी फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन,
ऑल्ट्रिस्टिक जीन्स जो होगा उसको सपोर्ट मिलेगा नेचुरल सिलेक्शन का, मींस ये चीज लगातार कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। और कब होगा? जब हैमिल्टन रूल का एक इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, जो कि है आर बी इज मोर देन सी। अब ये तीनों चीजें क्या है वो डिस्कस करते हैं। R इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, ठीक है, तो ये कोफिशिएंट है रिलेटेडनेस का, मींस आपस में कितना रिलेशन उन लोगों का है। B मींस बेनिफिट, कि जो भी ऑल्ट्रिज्म बिहेवियर कर रहा है उसकी वजह से अदर्स को बेनिफिट क्या हुआ। एंड कॉस्ट इनकर्ड बाय ऑल्ट्रुइस्ट, मींस जो ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर कर रहा है उसने अपनी ही जो लाइफ है वो कॉस्ट में लगाई है। तो उस कंडीशन में जो एक्टर है वो हमेशा मुश्किल में रहेगा, ठीक है, तो ये उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो आर बी इज मोर देन सी को हम अगर रीअरेंज करें तो इस सी को हम लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं, तो आर बी माइनस सी इज मोर देन 0, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। कॉस्ट मींस क्या हुआ? जो ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो किया उसने अपनी लाइफ को डेंजर में डाला और उसकी वजह से अदर्स जो वहां से हट गए, हटने के बाद क्या हुआ? वो डेंजर से बाहर थे तो उनको बेनिफिट हुआ। तो इन दोनों टर्म्स को रिप्रोडक्टिव सक्सेस के टर्म्स में मेजर किया जाता है। तो कॉस्ट जो हुई, हाउ लेस ऑल्ट्रिस्टिक विल प्रोड्यूस ओन ऑफस्प्रिंग। कॉस्ट इसलिए क्योंकि उसने अपनी लाइफ को डेंजर में डाला है, तो चांसेस हैं कि उस पर अटैक कर दे प्रेडेटर और उसकी डेथ हो जाए। अगर डेथ हो जाएगी तो लाइफ टाइम छोटा होगा, तो जो रिप्रोड्यूस का टाइम है उसके पास ऑलरेडी कम होगा, तो अपने ऑफस्प्रिंग उसके कम होंगे। और बेनिफिट ये मिला कि एक्स्ट्रा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय बेनिफिशियरी, मींस जिनको फायदा मिला जो वहां से हट गए जल्दी से, तो उनकी लाइफ टाइम बढ़ सकती है, और लाइफ टाइम बढ़ सकती है तो उनको एक्स्ट्रा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का टाइम भी मिल सकता है। तो ये हुआ हमारा कॉस्ट एंड बेनिफिट अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन रूल। द एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ जीन्स शेयर्ड इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस क्या है? एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ जीन जो हम शेयर कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स के साथ में, ठीक है। कैसे? पहली कंडीशन हम देखते हैं हाफ सिबलिंग। हाफ सिबलिंग मींस क्या होगा कि मदर या फादर दोनों में से कोई एक पेरेंट सेम है लेकिन दूसरा पेरेंट चेंज है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखेंगे दोज हु शेयर्ड ओनली वन जेनेटिक पेरेंट, इनका जेनेटिक पेरेंट केवल एक सेम है, बाकी दूसरा डिफरेंट है। तो ईच सिबलिंग रिसीव्स हाफ ऑफ इट्स एलील फ्रॉम इट्स मदर। तो हम सभी ने जेनेटिक्स पढ़ा होगा, जिसमें हम जानते हैं कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? 2 एलील्स होंगे, और जब 2 एलील्स मियोसिस कंडीशन आएगी तो वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल से उसके ऑफस्प्रिंग में जो भी एलील्स का ट्रांसफर होगा तो वो 50% या 0.5 का रेशियो में होगा, ठीक है। तो डिटेल में इसको हम देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा हाफ सिबलिंग का ट्री है कि एक मदर है और इसके सिबलिंग्स में ए और 2 हैं, और ये दोनों क्या एक दूसरे के हाफ सिबलिंग है, ए और बी। तो हम देखेंगे जीन शेयर जो होगा वो 0.5% या 50% का होगा, क्योंकि पेरेंट के पास 2 एलील हैं, ठीक है, किसी भी जीन लोकस पे, और 2 में से कोई एक एलील जो है ए या बी को ट्रांसफर होगा। तो अब प्रोबेबिलिटी यानी संभावना क्या है इस इवेंट की, इस घटना की होने की? तो ए के लिए बात करें तो सिबलिंग ए गेटिंग अ पर्टिकुलर एलील फ्रॉम इट्स मदर इस 0.5 और 50% चांस होगा, और सेम टू सेम बी के लिए भी कोई एलील बी के पास ट्रांसफर हो रहा है मदर से, तो उसके भी चांस क्या होंगे? 0.5 और 50% होंगे। तो इस कंडीशन है बिकॉज बोथ ए एंड बी रिसीविंग सेम एलील फ्रॉम द सेम मदर, क्योंकि वो सेम एलील की हम बात कर रहे हैं और दोनों ही सेम एलील सेम मदर से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसकी वजह से टोटल जो संभावना प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम क्या करेंगे? इनटू करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, संभावना या प्रोबेबिलिटी हम जब निकालते हैं तो यहाँ पर किसी भी इवेंट का कंटिन्यू अगर प्रोसेस चलता है तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम उन इवेंट्स की पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी को इनटू करेंगे। तो हमने क्या किया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यानी कितना था? 0.5 इनटू किया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 0.5, क्योंकि सेम एलील है और सेम मदर है, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने दोनों को इनटू कर दिया। तो फाइनल जो रिजल्ट हमारा निकलेगा, सो फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 0.5 into 0.5 is equal to 0.25। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस हाफ सिबलिंग के केस में कितना होगा? 0.25 या 1/4। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं फुल सिबलिंग। अब हमने एक फैमिली ट्री बनाया जिसमें F मींस फादर, M मींस मदर, और ये 2 सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है A और B जो भी हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस R का वैल्यू सिबलिंग फुल सिबलिंग A और B केस में क्या होना चाहिए। तो जैसा हमने हाफ सिबलिंग में निकाला कि मदर का A या B को जो सेम एलील ट्रांसफर होने का कोएफिशिएंट था उसका वैल्यू कितना आया? 0.25। तो थ्रू मदर कितना आया? 0.25। सेम टू सेम अगर फादर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो भी इसका वैल्यू सेम कैलकुलेशन आएगा, 0.5 into 0.5 is equal to 0.25, क्योंकि अब 2 पेरेंट हैं, ठीक है। अब 2 पेरेंट में से उनके ऑफस्प्रिंग को जीन ट्रांसफर हो रहा है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, टोटल कितना हो गया?
0.5। इसलिए क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं कि जेनेटिक लेवल पे है ना किसी भी फादर या मदर का उसके ऑफस्प्रिंग से रिलेशन क्या होगा, तो वो क्या होगा 0.5 का होगा। अब निकालते हैं हम इसको फॉर कजिन्स के लिए। तो हमने फिर से एक फैमिली ट्री बनाया। सपोज एक फादर या मदर है, तो फादर के भाई या बहन कोई भी हो सकते हैं, मदर के भाई या बहन कोई भी हो सकते हैं, तो किसी भी केस में हम ले सकते हैं यहाँ पर। अब इस फादर और मदर के सिबलिंग ए और बी कोई भी है, और ये जो अंकल हैं, ठीक है, ये अंकल के कोई भी सिबलिंग है जो ए और बी के कजिन है, ठीक है। तो पहली चीज कि फादर और मदर का अपने सिबलिंग ए या बी से जो जेनेटिक डिफरेंस होगा वो कितना होगा 0.5 का, मींस आर का वैल्यू कितना है हमारा 0.5। सेम टू सेम फादर का अपने भाई या बहन या मदर का अपने भाई या बहन से जो जेनेटिक डिफरेंस होगा आर का वैल्यू कितना होगा 0.5। अब ये अंकल जो है, अंकल का उनके ऑफस्प्रिंग है ना जो कि ए और बी के कजिन है, इनके साथ में जो भी डिफरेंस है उनका वैल्यू क्या होगा आर का 0.5। अब देख रहे हैं कि तीनों ही जगह क्या है 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। तो टोटल जब हम निकालेंगे इवेंट का प्रोबेबिलिटी, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ का 0.5, ठीक है। तो एक जनरेशन ए बी से हम फादर की तरफ गए, फादर या मदर से हम अंकल की तरफ गए, और अंकल से हम वापस है ना उनके ऑफस्प्रिंग यानी कि ए और बी कजिन की तरफ गए। तो ये तीसरा 0.5, तीनों को हम इंटू करेंगे तो 0.125 या 1/8 हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत समझना आसान है, फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये एक चार्ट है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। और भी रिलेशन विद ए, हमने माना कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ए है। अब इस ए का आर का वैल्यू अलग अलग केसेस में क्या होना चाहिए। तो सपोज ए का फादर के साथ में आर का वैल्यू क्या होगा, तो 0.5 और 50% जो हमने कैलकुलेट किया। सेम ए इंडिविजुअल का मदर के साथ में जो रिलेशन है आर का क्या होगा 0.5 और 50%। अब अगर ए के खुद के ऑफस्प्रिंग है तो भी क्या होगा रेशियो 0.5 और 50%। अगर उसके सिबलिंग्स हैं भाई या बहन है तो भी क्या होगा 0.5 और 50%। ए के अगर हाफ सिबलिंग है जो हमने कैलकुलेट किया कितना है 0.25 और 25%। अब ए के अगर नेपियो या नीस है, भतीजा भतीजी अगर हैं तो क्या होगा 0.25 और 25%। और अगर एक कजिन्स है जो हमने कैलकुलेट किया तो कितना होगा 0.125 और 12.5%। अब ये चार्ट क्यों बता रहा हूँ, इस चार्ट को पढ़ने से फायदा ये है कि आपको एग्जाम में सब चीजें अगर पता रहेंगी तो कैलकुलेट करने में बहुत ही टाइम कम लगेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपको हर एक के लिए 0.5 निकालना पड़ेगा या समझ नहीं आया तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये चार्ट अगर आप याद रख लेंगे, बहुत आसान है याद रखना, तो आपके लिए एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अब एक यूनिक एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिससे आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे, सपोज अभी सभी क्या होता है कि हम लोग गांव के रहने वाले हैं, तो अक्सर क्या होता है कि हम अपने जो आसपास के एग्जाम्पल से अच्छा समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कोई एक फैमिली में एक फादर है और फादर के पास 10 एकड़ खेत है, फार्मिंग लैंड है, ठीक है। अब इसके मान लो कोई दो सिबलिंग्स है ए और बी, तो जब भी अगर डिवाइडेशन होगा तो क्या होगा, इनके बीच 50-50 का रेशियो होगा। तो क्या होगा, दोनों के पास 5-5 एकड़। तो फादर के पास कितना था 10, तो 10 के बाद में हम देखें तो दोनों को कितना मिला, ए और बी को 50% यानी 5 एकर्स और 5 एकर्स। फिर अगर माने हम सिबलिंग ए के ऑलरेडी ऑफस्प्रिंग और होते हैं, ठीक है, तो सी और डी दो उसके ऑफस्प्रिंग हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, सिबलिंग ए के पास अब जो चीजें हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होंगी फिर से। तो 0.5 किसको मिलेगा, ठीक है, सी को मिलेगा, और 0.5 किसको मिलेगा, डी को मिलेगा। तो अब ए के पास में कुल मिलाकर कितना था 5 एकर्स। तो 5 एकड़ फार्मिंग लैंड जो है डिवाइड किस में हो गया 2.5 एंड 2.5। तो देखो हर जनरेशन में जो भी चीजें हैं इनके पास सब्सिक्वेंट क्या होगा, लगातार 0.5 के रेशियो में डिवाइड होती जाएंगी। इसी को हम देखें कि अब ये ग्रैंडफादर का ये ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन के साथ में जो भी रिलेशन होगा आर का, वो कितना होगा 1/4, क्योंकि देखो यहाँ पर कितना है 10 एकर्स था, जबकि सी और डी के पास कितना है 2.5, तो 1/4 का रेशियो हो गया या 0.25% का रेशियो हो गया। तो इस एग्जांपल से आप हमेशा याद रख सकते हैं कि हर एक जनरेशन में जो भी जीन्स का ट्रांसफर होगा वो 0.5 या 50% ही होगा, ठीक है। तो ये यूनिक एग्जांपल है जिसको आप हमेशा किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और आपका आंसर गलत नहीं होगा। So higher the value of R, the probability that recipient of the altruism behavior will also possess genes for altruism, means जो इंडिविजुअल आपस में ज्यादा रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, उनके पास उस जीन्स की सिमिलरिटी रहेगी जो ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन, द नेचुरल सिलेक्शन दैट इंक्रीजेस रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ रिलेटिव इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड एज किन सिलेक्शन। तो ऐसा नेचुरल सिलेक्शंस जो इंक्रीज करता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस का, और भी किसका, रिलेटिव इंडिविजुअल्स का, इसे हम कहते हैं किन सिलेक्शंस। मींस किसी एक इंडिविजुअल ने हेल्प किया और हेल्प करने के बाद में जो सक्सेस है रिप्रोडक्शन का वो बढ़ गया उसके रिलेटिव्स का। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ इसको
किन सिलेक्शन कहा जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप सिलेक्शन। अभी तक हमने बात की पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसमें कि डार्विन की थ्योरी ने बताया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं होल ग्रुप का, कि जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नहीं होगा, ये फेवर करेगा कि पूरा का पूरा ग्रुप को सपोर्ट मिले। जैसे एग्जांपल्स हैं कोऑपरेटिव हंटिंग अमंग द लायंस। अब जैसे लायन अकेला मोस्टली शिकार करता है तो चांसेस होते हैं कि उसके जो प्रे हैं अगर वो लार्ज साइज हैं या फास्ट भाग सकते हैं तो उस कंडीशन में लायन उनको ना पकड़ पाए। लेकिन अब कोऑपरेटिव हंटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये सभी के सभी ये टेक्निक यूज करेंगे और आसानी से शिकार कर सकते हैं। और बेनिफिट किसका हुआ, सभी का। तो शिकार सभी ने किया और शिकार करने के बाद में जो फूड है वो सभी को मिला, तो एज ए ग्रुप यहाँ पर उनको फायदा हुआ। दूसरा एग्जांपल है जैसे कि एलिफेंट्स में क्या होगा, जब भी ये ग्रुप में चलते हैं तो आपने अगर देखा होगा डिस्कवरी वगैरह है ना, तो वहां पर देखिए कि ये अपने ग्रुप के बीच में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लेके चलते हैं। क्यों, सिक्योरिटी के पर्पज से। तो मैं कहूंगा कि दिन का 1.5-2 GB मिल रहा है सभी लोगों को, तो मूवी डाउनलोड करने में, यूट्यूब में मूवी और बाकी चीज देखने में ही टाइम वेस्ट ना करें। कभी कभी थोड़ा डिस्कवरी वगैरह भी देख लिया करें, इससे आपको बेनिफिट होगा और हमारा इकोलॉजी और इवोल्यूशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इजिली समझ में आएंगे। ठीक है। तीसरा एग्जांपल है सिस्टम ऑफ प्रेडेटरी वार्निंग। जैसे प्रेरीज डॉग्स होते हैं और ग्राउंड स्क्विरल्स होती हैं, जब भी कोई प्रेडेटर आता है तो ये उनके साउंड को पहचान लेती हैं और जैसे साउंड को पहचान लेंगे तो ये सिग्नल्स देंगे जिससे बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं ग्रुप सिलेक्शंस के। This contrasts with the traditional individualist view which hold that Darwinian selection। तो ये जो हमने ग्रुप सिलेक्शन की बात की, कॉन्ट्रास्ट मींस अगेंस्ट है किसके, डार्विनियन सिलेक्शन के। कैसे, डार्विनियन सिलेक्शन ने बात की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मींस जो ऑर्गेनिज्म बेस्ट होगा, फिट होगा एनवायरनमेंट में और फिट होने के बाद में वो लगातार अपने आप को फिट बनाता जाएगा और उसका सर्वाइवल का टाइम यानी लाइफ टाइम और रिप्रोडक्शन का टाइम बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या होगा, डार्विन ने ये बताया कि पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को एनवायरनमेंट में फिट करेगा और फिट करने के बाद में उसको बेनिफिट फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है, जबकि हमने भी जो बात की वो ग्रुप की बात थी। तो ये दोनों व्यूज एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। अब एग्जांपल जैसे क्या है, पोलर बियर। तो पोलर बियर में आप जानते हैं कि 3 तरीके के बियर्स होते हैं। एक व्हाइट पोलर बियर जो कि हमेशा पोल्स के इलाके में देखने को मिलेगा, दूसरा ब्राउन एंड ब्लैक भी होता है। तो पोलर बियर के पास में जो उसके फर हैं, व्हाइट जो डेंस उसके हेयर्स हैं, वो एक बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्यों है, क्योंकि उसको वो कोल्ड से बचाएगा और अदर एडवांटेज भी देगा। लेकिन ये एडवांटेज दूसरे ब्राउन और ब्लैक के पास में नहीं है। तो देखो बियर का ही पूरा ग्रुप है, लेकिन ग्रुप में से उसमें सिर्फ पोलर बियर को ये एडवांटेज मिल रहा है। तो ये डार्विन की जो थ्योरी है एज ए ग्रुप के अप्लाई नहीं होती है, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अप्लाई होती है। जबकि ग्रुप की बात करेंगे तो सभी को बेनिफिट मिलता है। रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म। रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म क्या होगा, हमने किसी का हेल्प किया और हेल्प करने के बाद में है ना, वो हमारा रिलेटिव है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब हमारा टाइम आता है तो हमको भी उससे उतनी ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये होगा रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म। इफ इंडिविजुअल interact repeatedly, altruism can be favored as long as the altruistic receives a reciprocal benefit that is greater than its initial cost। Means अब कैसे समझ सकते हैं हम इसको, कि लगातार इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और जब हेल्प कर रहे हैं तो इस कंडीशन में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की हेल्प करेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है पहले किसी एक इंडिविजुअल ने हेल्प ना ली हो, उसकी हेल्प की हो। अब जिसकी हेल्प की गई थी, जब दोबारा वो देखेगा कि हाँ इस इंडिविजुअल ने मेरी हेल्प की थी, अब उसे नीड है, तो वापस वो उसको हेल्प करेगा। तो इस कंडीशन में ओवरऑल क्या होता है, जो रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म है वो बढ़ता जाएगा। तो जो कॉस्ट इनिशियली इसमें इनकर्ड की गई थी, लगाई गई थी, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलता जाएगा और ये कंडीशन लगातार चलती रहेगी। ठीक है, ये देखिए लिखा रेसिप्रोकल बेनिफिट दैट इज ग्रेटर देन इनिशियल कॉस्ट। मींस इनिशियल कॉस्ट में जो भी चीज लगाई गई थी, जो कॉस्ट इनकर्ड की गई थी, उससे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। Now reciprocal altruism can be potent evolutionary force। ये एक अच्छा evolutionary force भी हो सकता है, but only if there is a mechanism to punish cheaters। अब क्या होगा, सपोज हमने किसी फ्रेंड की हेल्प की, अब फ्रेंड हेल्प करने के बाद में क्या होगा, है ना, हो सकता है हम किसी प्रॉब्लम में हैं, तो जब प्रॉब्लम में है तो उसका भी फर्ज बनता है कि वो हमको हेल्प करे। लेकिन अगर वो नहीं करता है तो ऐसे चीटर्स को वहां पर, है ना, इस मैकेनिज्म में पनिश भी करना होगा। क्योंकि अगर लगातार ये चलता रहा तो क्या होगा, हम ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर लगातार शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बिलीव नहीं कर पाएंगे कि सामने वाला हमको कभी हेल्प करेगा या नहीं करेगा।
तो इसलिए क्या होगा, जो चीटर्स हैं उनको पनिश भी करना जरूरी होता है, तब ये बिहेवियर लगातार इवोल्यूशनरी थ्योरी में फिट होगा और कंटिन्यू चलता रहेगा। दूसरा, मॉडल ऑफ रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिज्म सजेस्टेड दैट इवन सब्टल चीटिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इवेंचुअली रिजल्ट इन द लॉस ऑफ ऑल्ट्रिस्टिक ट्रेट। सब्टल चीटिंग मीन्स ऐसा कोई चीटिंग जो हम आसानी से नहीं देख सकते। सपोज हमको कोई फ्रेंड हमारा है और उसको अचानक कुछ मनी की रिक्वायरमेंट है, हमने उसको हेल्प कर दिया बिना ये पूछे कि वो कब रिटर्न करेगा, करेगा नहीं करेगा, हमको कुछ नहीं पता। लेकिन जब हमारी कुछ दिनों के बाद रिक्वायरमेंट आई तो हमने उससे कांटेक्ट किया। अब उसको पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट है ना, अर्जेंट है, लेकिन उसके बाद भी उसके पास पैसे हैं और वो हमको ये बताएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली उसके पास है या नहीं है, तो आप उसको पहचान नहीं सकते। तो इस कंडीशन में अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं और जब उसकी बारी आती है हेल्प करने की, तो वो हमको किसी भी तरीके से धोखा दे, हमारी हेल्प ना करे, जिसको हम पहचान भी ना सकें, तो इस कंडीशन में ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू लगातार नहीं चल सकता और कुछ समय के बाद में ये खत्म हो जाएगा। आपने देखा भी होगा, अच्छे फ्रेंड्स के बीच भी कभी भी ऐसा होता है कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रॉब्लम आने की वजह से फिर एक दूसरे की हेल्प करना बंद कर देते हैं। तो ये एक बेस्ट फिट एग्जांपल है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके से वैम्पायर बैट्स, जो कि हमेशा मैंने बताया शुरुआत में ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं। साथ ही साथ क्या है, क्लीनर फिश, जो कि दूसरी क्लाइंट फिश जो हैं उनको जिनसे मिल रही हैं उनको लगातार एक दूसरे की ये हेल्प करते रहते हैं। तो ये क्या है, रेसिप्रोकेट करते हैं, आसानी से एक दूसरे को हेल्प करते हैं। द पॉसिबिलिटी रिमेन्स दैट रेसिप्रोसिटी कुड टर्न आउट टू बी मोर कॉमन देन करेंटली रिकॉग्नाइज्ड। मींस कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने किसी की हेल्प की, हमको ये उम्मीद नहीं होती कि हमको सफिशिएंट अमाउंट में वापस कभी उससे हेल्प मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, लेकिन जब हमारी रिक्वायरमेंट आती है तो हम देखते हैं कि हमको जितना रिक्वायरमेंट था उससे कहीं ज्यादा हेल्प मिला। तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई हेल्प ना करे, और ऐसा भी देखने को मिलता है कोई हमको बहुत ज्यादा ही हेल्प करे। तो जब ज्यादा हेल्प मिलता है तो इसकी वजह से पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर की, क्योंकि किसी ने हमको हेल्प किया तो हम भी चाहेंगे कभी ना कभी उसकी हेल्प करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो। नाउ मेटिंग बिहेवियर। मेटिंग बिहेवियर में क्या होगा, अट्रैक्टिंग मेट्स, जो भी पॉसिबल मेट्स हैं उनको अट्रैक्ट करना। चूजिंग मेट्स अमंग द पोटेंशियल मेट्स, उसमें चूज करना कौन सा अच्छा है। कॉम्पीटिंग फॉर मेट्स, तो कॉम्पीट करना। इन सभी को मिलाकर जितने भी नेचुरल सिलेक्शन होगा, है ना, इसे हम कहेंगे सेक्सुअल सिलेक्शन। मींस ऐसा नेचुरल सिलेक्शन जिसे हम पॉसिबिलिटी मेट चॉइस में देख रहे हैं। अब इस सिस्टम के तहत देखेंगे तो मेटिंग टाइप होता है पहला प्रोमिस्कस। ठीक है, प्रोमिस्कस मींस कोई स्पेशल बॉन्डिंग नहीं होगी, दे आर जस्ट टुगेदर फॉर मेटिंग पर्पस ओनली। सेकेंड वन मोनोगेमस। मोनोगेमस मींस वन मेल एंड वन फीमेल मेटिंग पेयर होगा। पॉलीगेमस। पॉलीगेमस मींस वन मेल एंड सेवरल फीमेल, या इसके ऑपोजिट वन फीमेल और सेवरल मेल्स, दोनों ही देखने को मिल सकता है। तो पॉलीगेमस में देखेंगे हम तो दो तरीके से, या तो पॉलीएंड्री या तो पॉलीगाइनी। पॉलीएंड्री मींस वन फीमेल एंड मैनी मेल्स, इनका मेटिंग पेयर होगा, और पॉलीगाइनी में वन मेल होगा एंड मैनी फीमेल्स होगी। इन मोनोगैमी मेटिंग सिस्टम मेल फीमेल आर लुक अलाइक, दोनों बहुत ही सिमिलर दिखाई देंगे, हम उसको आसानी से पहचान नहीं सकते। मोस्टली क्या होगा, बर्ड्स की स्पीशीज अगर आप देखें तो देख के एक बारगी हम साइज के बेस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है मोनोगैमी का। इन पॉलीगैमी मेटिंग सिस्टम डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म मींस क्या होगा, मेल फीमेल में साइज के बेसिस में या फिर बीक के बेसिस में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जहां पर मेल्स मोस्टली क्या होता है, सोवियर होते हैं और फीमेल से साइज में बड़े होते हैं। In polyandrous mating system dimorphism is found where females are severe। अब अगर polyandrous है मतलब मेल्स बहुत सारे हैं और फीमेल्स एक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फीमेल्स जो होंगी सोवियर होंगी, मींस ऑर्नामेंटेड होंगी, इनके पास में अट्रैक्शन ज्यादा होगा बजाय मेल के, और इनका साइज भी क्या होगा, मेल से ज्यादा होगा। नाउ सेक्सुअल सिलेक्शन। डार्विन वाज फर्स्ट टू रियलाइज अबाउट द सेक्सुअल सिलेक्शन। इसके बारे में डार्विन नहीं बताया था। इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन मेट चॉइस। One female chooses mates on the basis of specific characters like courtship song, attractive feathers और horns। तो क्या होगा, नेचर ने फीमेल्स का बिहेवियर इस तरीके से डिजाइन किया है, बनाया है कि जब भी मेट चॉइस की बात आएगी तो वो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर को ही प्रीफर करेंगी। ऐसा नहीं है कि फीमेल पहले जिस मेल से कांटेक्ट में आई है ना, या एनकाउंटर हुआ उसका, तो वहीं पर जाके वो मेटिंग कर देगी।
वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को देखती है और देखने के बाद ही क्या होगा, मेट चॉइस अपना प्रीफर करेगी। एग्जांपल जैसे, तो एग्जांपल जो है पीहेन क्या होगा, है ना, ऐसे मेट चॉइस को पसंद करेगी, ऐसे के साथ मेट करना चाहेगी जिसमें फीदर्स में आई स्पॉट की जो नंबर्स हैं वो ज्यादा होंगे। पेरेंटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, रिप्रोड्यूस से लेके रिप्रोडक्शन से लेके जो यंग वंस हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग है, उनका टेक केयर करने का ओवरऑल जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं पेरेंटल इन्वेस्टमेंट। मींस इसमें जो भी एनर्जी और टाइम वो पेरेंट्स लगाएंगे। बाई पेरेंटल केयर, इसमें क्या होगा, बोथ सेक्सेस मेल और फीमेल दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे पेरेंटल केयर में। इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन मींस कंपटीशन में क्या होगा, अगर मेल्स के पास में कोई स्पेसिफिक एबिलिटी है तो वो मेट चॉइस फीमेल्स को अट्रैक्ट करना चाहेंगे। अब कभी कभी हो सकता है कि इसके लिए कंपटीशन भी हो सकता है, तो बेनिफिट क्या मिलता है, जैसे हिरण के एंटलर्स जो हैं, सींग जो हम देखते हैं, जितने अच्छे होंगे, जितने मजबूत होंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा अगर कंपटीशन होता है तो। बीटल हॉर्न्स है, लार्ज बॉडी साइज है, क्योंकि ये फैक्टर्स ऐसे हैं कि ये अपने कॉम्पिटिटिव मेल्स से विन कर सकते हैं, और जब मेल से विन करेंगे तो फीमेल ऐसे मेट चॉइस को प्रीफर करेगी। तो ये हमारे कॉन्टेक्ट हैं, फेसबुक पे आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ lsabhilai2020@gmail। अगर आप कनेक्ट होना चाहें हमारे साथ इंस्टाग्राम पे तो @lsabhilai2020, और यूट्यूब का हमारा जो कस्टम आईडी है youtube.com/c/Wasim Akram lsabhilai2020। तो मैं फिर से अपनी चीज को रिपीट करूंगा कि मेरे साइड से मैंने ऑलमोस्ट इकोलॉजी लगभग कंप्लीट कर दिया है, पॉल्यूशन को छोड़ के। जिन स्टूडेंट्स ने, है ना, वीडियो को फॉरवर्ड करके देखा हुआ है, स्किप करके देखा हुआ है ना, तो उनको प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेट है। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, है ना, ये ओवरऑल आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है। मैंने शुरू में वैसे ही कहा है कि फ्री के ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती है, फिर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत क्रिटिकल है। तो आप लोग कोशिश करें, अच्छे से पढ़ें, सब चीजें जानने की कोशिश करें, क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को बहुत बड़ा थैंक्स, लाइक अ बिग वेल। जैसा ये वेल बनी है वैसे ही आप लोगों को बड़ी सक्सेस मिले एग्जाम्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच।